Hi friends, I'm Sanjay Kumaut and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि मेरे सारे प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हम जो क्लास कर रहे हैं वो मिशन हमारा चल रहा है 2021 और ये आज हमारी क्लास नंबर 35 है और आज हम प्रोनाउन को फिनिश कर देंगे। मतलब हमारा जो चैप्टर है प्रोनाउन करके उसको हम कंप्लीट कर देंगे और ये क्लास एनडीए एयरफोर्स और नेवी सारे प्यारे बच्चों के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो पार्ट है 6 या 7 नंबर का ये हमारा पार्ट है जो कंप्लीट होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लास है 7 पार्ट में कंप्लीट हो गई। क्लियर है? बिल्कुल स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का। एक बार क्लास को शेयर कर दे ताकि और बच्चे अपनी क्लास से जुड़ पाए, ताकि और बच्चे इस क्लास से छूट ना पाए। फटाफट आ जाए क्लास के अंदर, सारे स्टूडेंट जल्दी से आ जाए। तब तक मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। ये हमारी टीम है, टीम ऑफ आरएस सर। मैं संजय कुमार आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, मिस्टर आरएस सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। बच्चा अगर किसी को हमसे जुड़े रहना है, हमारी पीडीएफ वगैरह चाहिए, अपडेट वगैरह चाहिए क्लास का, तो टेलीग्राम ज्वाइन करे, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करे, टीम स्पेस आरएस सर करके। किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करे, ओपन करे, इंस्टॉल करे और उसके बाद में एनडीए एयरफोर्स और नेवी वाला जो गोल है उसको चूज कर ले। इसके बाद में आप अगर इसके बाद में कोई बच्चा प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो बेटा आरएस सर लाइव करके ये कोड यूज करना है। आरएस सर लाइव करके ये कोड यूज करना है जिसके अंदर आपको इस फीस के अंदर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और जब 10% डिस्काउंट मिलेगा तो आप इसके अंदर फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश प्लस रागा की जो आपकी क्लासेज होते हैं वो आप देख पाएंगे। और ये हमारी क्लासेस का टाइम टेबल है। आरएस यूट्यूब चैनल का जो टाइम टेबल है उसके अंदर 7:15 पे मेरी क्लास आती है और ये बहुत ही धांसू वाली क्लास होती है जिसके अंदर 1500 बच्चे लाइव होते हैं। 9 बजे ये हमारी क्लास होती है जिसके अंदर मॉक टेस्ट की हम बात करते हैं, मैथ्स की। 10:10 पर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की बात होती है जो हम कर चुके हैं। 11 बजे अभी मैथ्स के कॉन्सेप्ट की क्लास फ्री हुई है और 12 बजे अभी इंग्लिश का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसके बाद में 12 बजने के बाद मतलब 12 के बाद में 1 बजे तक हम पढ़ेंगे। फिर 2:30 बजे आपके मैथ्स का प्रैक्टिस होगा और 4 बजे आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस होगा जिसके अंदर हम वोकैब पढ़ रहे हैं। और आज हमारा वोकैब का लास्ट पार्ट होगा, बोले तो 20वां पार्ट हम कर लेंगे। 20 वीडियोस मैंने वोकैब के बना दिए हैं सिर्फ आप बच्चों के लिए। तो स्टार्ट करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा था प्रोनाउन और बच्चा प्रोनाउन के अंदर हमने पर्सनल, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फासिजिंग, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, एक्सक्लेमेटरी, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, रेसिप्रोकल और रिलेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ लिया था। रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर हमने सारी चीजें पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं आगे। इसका मतलब यह है कि सर आपने जो हमें पढ़ाया था उस पढ़ाने के अंदर हमने क्या क्या कर लिया था उसकी मैं बात आपको बताने जा रहा हूं। बच्चा गौर से देखना क्या फील करा रहा हूं मैं आपको यहां पे। 1 मिनट, ये लीजिए। तो हम पढ़ रहे थे कि सर आपने हमें हु पढ़ा दिया, चलो ठीक है। हु के बाद में सर आपने हमें हुम भी पढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद में हमने सर हुज के बारे में भी जान लिया, हुज का यूज कैसे कैसे क्या क्या होता है। हमने विच के बारे में पढ़ लिया, विच का यूज कैसे कैसे कहां कहां कब कब करना होता है, सारी बातें हो गई थी। इसके बाद में सर हमने व्हाट के बारे में जान लिया और इसके बाद में हमने वेयर पढ़ लिया था और वेन भी पढ़ लिया था। एंड लास्ट एंड फाइनल दैट के बारे में हमने सारी बातें जान ली थी। ये कुल मिलाकर क्या है कि सर ये सारी की सारी जितनी भी बातें आपको यहां नजर आ रही है ये सब की सब क्या है कि सर रिलेटिव प्रोनाउन है। हमने रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट पढ़ लिया जो 10th क्लास तक का आता है, जो नॉर्मल क्लास के लेवल का आता है। अब मैं थोड़ा सा आपको एडवांस पढ़ाऊंगा। सारी चीजें अपनी हो चुकी थी। हु क्या होता है, कैसे यूज करना होता है, हु क्या होता है, कैसे यूज करना है, हुज क्या होता है, कैसे, विच, दैट, व्हेन, वेयर, व्हाट, सब कुछ पढ़ लिया था। अब बस कुछ एक्स्ट्रा बातें करने के बाद में हमारा ये जो चैप्टर है रिलेटिव प्रोनाउन वो कंप्लीट। और 2 ही मिनट के अंदर इम्पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाने के बाद में मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रोनाउन और होता है वो कराऊंगा। फिर हम एक्सरसाइज करेंगे और अपना नाउन, ये जो प्रोनाउन है ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? स्टार्ट कर दूं? चलिएगा बच्चा, हम बात कर रहे थे कि सर आपने हमें डेट पढ़ा दिया था। डेट में हमने ये जाना कि सर डेट के अंदर, बिल्कुल डेट में हमने ये जाना था कि सर इसके अंदर हमें मतलब रिक्त स्थान से पहले सुपरलेटिव डिग्री देखनी पड़ती है। रिक्त स्थान से पहले हमें पर्सन या थिंग देखना पड़ता है, थिंग या पर्सन देखना पड़ता है, फ्यू ए फ्यू दे फ्यू देखना पड़ता है, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से वाक्य शुरू होता है। कल डिटेल में इनके बारे में बात कर ली थी। अब ये डेट में क्या लिखा हुआ है इसको एक्सप्लेन कर दो। तो बच्चा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आराम से सुनिएगा। लिखा हुआ है जब एंटीसीडेंट
एंटीसीडेंट। क्या होता है एंटीसीडेंट? कि सर ये कोई सेंटेंस है, फुल स्टॉप, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये जो शब्द आया है ये शब्द ही एंटीसीडेंट होता है। ये शब्द ही क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है। चलो ठीक है सर, जब एंटीसीडेंट कॉमन ना हो, मतलब ये वाला शब्द कॉमन नहीं स्पेशल हो, ये वाला शब्द क्या हो? स्पेशल हो, मतलब इस शब्द के बारे में आगे जाकर और बात की जाए। स्पेशल क्या होता है? दुनिया में जितने भी लोग हैं सब कॉमन हैं, लेकिन कुछ स्पेशल क्यों है? क्योंकि उनके बाद में उनकी चर्चाएं होती है। स्पेशल तो वही होता है। स्कूल के अंदर हजारों स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी 10-15 स्पेशल क्यों होते हैं? या तो बहुत बदमाश होते हैं या बहुत ही शालीन होते हैं। अरे भाई, फिल्मों के अंदर गुंडे को और हीरो को ही क्यों याद किया जाता है? क्योंकि हीरो भी स्पेशल होता है तो गुंडा भी स्पेशल होता है। बात समझ में आ रही है? तो क्या बोल रहा है कि सर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो शब्द आया है एंटीसीडेंट, ये शब्द स्पेशल हो, ये शब्द क्या हो? स्पेशल हो, मतलब कॉमन ना हो बल्कि क्या हो? स्पेसिफिक हो, स्पेशल हो। तो क्या करेंगे? तो बच्चा दैट का यूज करना। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो शब्द आया है अगर वो शब्द स्पेशल है तो कुछ नहीं आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट आएगा। यूनिक कॉन्सेप्ट है, हर किसी किताब में नहीं है। चलो उदाहरण के रूप में देखो कि सर द बॉय, क्या लिखा हुआ है? द बॉय। फोकस करना कि सर यहां लिखा हुआ है द बॉय। क्या लिखा हुआ है बच्चा? द बॉय। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, देखना कि सर लिखा हुआ है द बॉय, ठीक है। और ये दैट क्या है? कि सर दैट यहां पर है रिलेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब ये द बॉय जो लिखा हुआ है, ये द बॉय नामक शब्द क्या है? कि सर ये एंटीसीडेंट है। क्या है बच्चा? एंटीसीडेंट। और ये एंटीसीडेंट क्या होगा? कि सर ये स्पेशल होगा। कि सर हमें कैसे पता चलेगा? वाक्य को पढ़ ले, पता लग जाएगा। कि पढ़ो भाई कि द बॉय दैट स्टोल माई बुक, कि वो लड़का जिसने मेरी बुक चुराई, जिसने मेरी बुक चुराई मोनू शर्मा है। कौन है? मोनू शर्मा। तो ये स्पेशल बॉय कौन है? मोनू शर्मा। तो इस स्पेशल बॉय, इस द बॉय का दोबारा जिक्र हुआ ना आगे जाकर। स्पेशल कौन होता है? कि सर एक बार बात हो गई तो वो तो कॉमन है, सबकी होती है, लेकिन जिसकी बार बार बात होती है ना सर, वो स्पेशल होता है। वो क्या होता है? स्पेशल होता है। चलो सर समझ में आया पहला सेंटेंस। एक और समझा दो तो दूसरा सेंटेंस और समझ लो कि सर द गर्ल, ये द गर्ल क्या है? कि सर ये एंटीसीडेंट है। और ये दैट क्या है? कि सर ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला शब्द क्या होता है? कि सर एंटीसीडेंट होता है। और अगर एंटीसीडेंट स्पेशल हो तो कि सर दैट का यूज किया जाता है। कैसे पता चलेगा कि स्पेशल है? कि सर इस गर्ल की आगे जाकर बात होगी विशेष रूप से। तो देखो कि द गर्ल दैट टॉक टू मी, अरे वो लड़की जो मुझसे बात करती थी, अरे वो लड़की जो मुझसे बात करती थी, मुझसे बात करती थी, इज रानी गोयल। कौन है? रानी गोयल है। कौन है भैया? रानी गोयल है। क्लियर है? बच्चे समझ में आ गई होगी? क्लियर है? अरे एंटीसीडेंट का मतलब पूर्व पद यार, बताया था स्टार्टिंग में जब क्लास को स्टार्ट करा था, सबसे पहले, अभी नहीं कल परसों में, पहले वाला पद। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करूंगा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके, चलिएगा आगे बढ़ता हूं अगले पॉइंट पर। दूसरा स्पेशल पॉइंट, दूसरा स्पेशल पॉइंट। पहला समझ में आ गया होगा, अब मैं दूसरे स्पेशल पॉइंट की बात करने जा रहा हूं। क्या है और क्या नहीं है समझते हैं। देखिएगा, जब रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हुम, दैट, ऐसा कुछ, कि जब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाले भाग में, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाले भाग में ऐसा कोई प्रेपोजिशन दे रखा हो, ऐसा कोई प्रेपोजिशन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में प्रेपोजिशन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में प्रेपोजिशन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में प्रेपोजिशन, ऐसा प्रेपोजिशन दे रखा हो जिसका संबंध, जिसका रिलेशन, जिसका कनेक्शन रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले भाग में दिए गए किसी नाउन से हो,
किसी नाउन से हो। क्या बोल गया रे भाई कि सर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में कोई ऐसा प्रेपोजिशन दे रखा हो जिसका रिलेशन, जिसका कनेक्शन रिलेटिव प्रोनाउन के जो पहले शब्द आ रहा है ना, नाउन, कोई भी नाउन उससे रिलेट करता हो, तो क्या लगाएंगे? दे रखा हो तो नाउन हो, दे रखा हो तो उसमें क्या लगाया जाता है कि सर उसमें डेट लगाया जाता है। उसमें क्या लगाया जाता है? डेट लगाया जाता है। कि सर कैसे समझाओ? तो उदाहरण से समझो। पहला उदाहरण कि समझिएगा कि सर दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस। कि सर यहां रिलेटिव प्रोनाउन हमें भरना है, मान लो। तो हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले तो हाउस लिखा हुआ है, वेयर आएगा, स्थान आ गया ना कि सर वेयर आएगा, वेयर ही आएगा सर। लेकिन और पढ़ते हैं कि दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, अभी छोड़ दो डेट को, दिस इज द हाउस आई लिव इन, आई लिव इन, लिव इन किसके अंदर रहता है? लिव इन किसके अंदर रहता है? घर में। कि सर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में कोई ऐसा प्रेपोजिशन दे रखा हो, उस प्रेपोजिशन का संबंध रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो शब्द है उससे रिलेट करे, तो दैट का यूज किया जाता है। बच्चा वेयर भरते ही क्या हो जाता? वेयर भरते ही क्या हो जाता? जीरो। क्लियर है? लिव इन विद माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के साथ। दूसरा सेंटेंस और समझते हैं, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है बच्चा, नहीं पढ़ा होगा शायद तुमने। दूसरा कि दिस इज द रूम, दिस इज द रूम। कि सर रिक्त स्थान से पहले लिखा हुआ है द रूम, ये रिक्त स्थान माना कि डॉट 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 मान लो रिक्त स्थान है या कुछ और मान लो। कि सर इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले द रूम लिखा हुआ है, वेयर लगाएंगे क्योंकि स्थान है। लेकिन और पढ़ते हैं आगे कि ही स्टडीज इन, कि वह कमरा जिसके अंदर वह पढ़ता है। इन, ये इन किसके लिए आया है? कि सर रूम के लिए। तो बच्चा वेयर कैंसिल, क्या यूज होगा? कि सर दैट का यूज होगा। किसका यूज होगा? दैट का यूज होगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके, शाबाश 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 बेटा। इससे इजी पता नहीं, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, अब क्या ही बोलूं। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल, डेट का तीसरा रूल, डेट का स्पेशल तीसरा रूल क्या है? कि सर नो कोमा इन डेट रिलेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब सर डेट वाले वाक्य में अगर डेट रिलेटिव प्रोनाउन है ना तो कोमा तो नहीं आएगा सर। अगर कोमा लगा दिया ना सेंटेंस गलत हो गया। सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। हमने पढ़ना शुरू करा सर यहां से कि गांधी जी इज ए पॉपुलर लीडर, कोमा और डेट आपने लगा दिया। डेट आपने क्या लगा दिया? कि डेट लगा दिया। तो सर कोमा वाले वाक्य में डेट नहीं आता, कोमा वाले वाक्य में डेट नहीं आता, कोमा वाले वाक्य में क्या नहीं आता? कि सर डेट नहीं आता। तो सर क्या आएगा? कि सर यहां लिखा हुआ है पर्सन और सर यहां लिखी हुई है वर्ब। यहां क्या लिखी हुई है? वर्ब। इसका मतलब क्या हुआ? कि सर हु लगाएंगे। इसका मतलब क्या लगाएंगे सर? हु लगाएंगे। हु लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, और देखते हैं दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि सर ही हैज बॉट ए पेन, ही हैज बॉट ए पेन, कोमा, कोमा लगा रखा है सर, कोमा, और कोमा के बाद में डेट आया हुआ है। कि सर गलत हो गया, गलत हो गया। आएगा क्या? कि सर हमने देखा रिक्त स्थान से पहले निर्जीव वस्तु है, रिक्त स्थान से पहले हमने देखा निर्जीव वस्तु है, और इधर से कोई मतलब ही नहीं है कि सर रिक्त स्थान से पहले जब निर्जीव वस्तु आ जाती है तो हमें विच लगाना पड़ता है। तब हमें क्या लगाना पड़ता है सर? विच लगाना पड़ता है। तो यहां पे क्या आएगा? विच आएगा। देख लीजिए कि सर गांधी जी इज ए पॉपुलर लीडर हु, क्या लिख दिया यहां पे? हु। ही हैज बॉट ए पेन, उसने एक पेन खरीदा, उसने एक पेन खरीदा। तो क्या लिख दिया? कि सर विच लिख दिया। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। दोबारा और देखेंगे एक बार। ओके, शाबाश 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 शाबाश। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक डेट का और है, मतलब चौथा पॉइंट फिर से डेट का, चौथा पॉइंट फिर से डेट का। फिर डेट कंप्लीट करूंगा एक बार सारा वापस से। चलिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन डेट, रिलेटिव प्रोनाउन डेट का यूज नहीं किया जाता है पजेसिव केस के अंदर। डेट का यूज पजेसिव केस के अंदर नहीं किया जाता है। जब रिलेटिव प्रोनाउन शुरू करा था ना, तब पहले ही दिन ऐसे बोला था कि हु सब्जेक्ट होता है, हुज पजेसिव होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है। पहली लाइन तो ये थी।
दूसरी लाइन थी विच वाली, विच सब्जेक्ट होता है, ऑफ विच या इन विच पजेसिव होता है, और लास्ट वाला विच ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन सर देट की बात जब शुरू करी थी ना, तो देट में इतना ही बोला था कि देट या तो सब्जेक्ट बनता है या फिर ऑब्जेक्ट बनता है। रिलेटिव प्रोनाउन, देट का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जो देट है वो सब्जेक्ट बनता है या फिर ऑब्जेक्ट बनता है, सर पजेसिव नहीं बनता। और बच्चा यहां पर इसने पजेसिव बना रखा है देट फादर, इसने यहां पर पजेसिव बना रखा है देट फादर, इसका मतलब गलत हो गया कि देट का यूज पजेसिव केस में नहीं होता है। तो सर फिर किसका यूज होगा कि सर यहां पे लिखा हुआ है द गर्ल, यहां पे लिखा हुआ है द गर्ल जो कि पर्सन है, जो कि क्या है सर पर्सन है, और ये यहां पे लिखा हुआ है वर्ब, इसका मतलब सर हु जाएगा, है ना, हुज फादर, क्योंकि ये फादर नाउन है, हुज फादर। तो सर यहां पर देट की जगह क्या आएगा, हु जाएगा, देट की जगह क्या आएगा बच्चा, हु जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, शाबाश। ये सारी बातें आपकी देट की हो गई। अब ये देट का एक नियम और है, इसको बाद में पढ़ाऊंगा, एक बार वापस से रिपीट करते हैं सारी चीजें, एक बार वापस से रिपीट करते हैं सारी चीजें। देखिएगा कि सर पहला रूल था देट वाला कि जब एंटीसीडेंट मतलब देट के पहले आने वाला शब्द स्पेशल हो, जब देट के पहले आने वाला शब्द स्पेशल हो, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला शब्द स्पेशल हो, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला शब्द स्पेशल हो, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला शब्द स्पेशल हो, तो सर रिलेटिव प्रोनाउन देट होता है। और स्पेशल का कैसे पता चलेगा सर कि आगे जाकर उसके बारे में कोई ना कोई बात होगी या फिर उसका नाम आएगा। तो यहां पे द बॉय का नाम आ रहा है मोनू शर्मा, यहां पे द गर्ल का नाम आ रहा है रानी गोयल, इसका मतलब द बॉय और द गर्ल स्पेशल हो गया, और स्पेशल होते ही हमने देट लगा दिया। पहला नियम ये था। दूसरा नियम देट का ये था कि देट के बाद में सर, दूसरा नियम ये था कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं कि सर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में ऐसा प्रेपोजिशन दे रखा हो, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में ऐसा प्रेपोजिशन दे रखा हो जिसका संबंध रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले किसी भी नाउन से हो, पहले आने वाले किसी भी नाउन से हो, तो सर वहां पर देट लगाया जाता है। जैसे ये हाउस की बात हो रही है, जो इन आया है ये हाउस के लिए आया है, और ये जो इन आया है यहां पर ये रूम के लिए आया है। इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो प्रेपोजिशन आ रहा है, इस प्रेपोजिशन का संबंध इस दैट से पहले के लिए है, तो यहां पर हमने दैट का यूज करना है। उसके बाद में तीसरा रूल ये था देट का, तीसरा रूल ये था कि देट वाले वाक्य में सर कोमा नहीं आता, देट वाले वाक्य में सर कोमा नहीं आता, देट वाले वाक्य में क्या नहीं आता, कोमा नहीं आता है सर। फिर अगला नियम क्या था कि सर अगला नियम ये था कि देट का यूज पजेसिव केस में नहीं होता, मतलब देट के बाद में सीधा नाउन नहीं आता, देट के बाद में सीधा नाउन नहीं आता है, देट के बाद में सीधा नाउन नहीं आता है, मतलब देट के बाद में पजेसिव नहीं आता है, नाउन नहीं आता है, देट का यूज पजेसिव केस में नहीं होता है। क्लियर है, आगे बात समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिएगा बच्चा, अब हम बात करने जा रहे हैं आगे वाले पॉइंट पर। अब यहीं पर समझना इसमें क्या लिखा हुआ वो छोड़ो, इस पे फोकस करो कि सर आपने लिखा है इट, और इट के बाद में लिख दिया इज या वॉज, इट इज या इट वॉज, बताओ कौन सा केस आएगा कि सर सब्जेक्टिव केस आएगा। ये आपने पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ाया था, इट इज आई ही होता है, इट इज मी गलत होता है, लेकिन सर इट इज मी भी सही होता है। कब कि अगर इट इज का यूज शुरू में होता है तो सर आई सही है, मतलब सब्जेक्टिव केस सही है, लेकिन इट इज का यूज अगर बीच में जाके हो रहा है तो सर फिर इट इज आई गलत होगा, मतलब सब्जेक्टिव केस गलत होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ये पहले दिन पढ़ा दिया था, दोबारा से रिपीट करवाया, लेकिन हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, तो मैं रिलेटिव प्रोनाउन में आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। मैंने क्या बोला कि सर इट इज या इट वॉज के बाद, इट इज या इट वॉज के बाद में कोई नाम आ जाए, इट इज या इट वॉज के बाद में कोई नाम आ जाए, सुन लो, इट इज या इट वॉज के बाद में कोई नाम आ जाए, कोई भी नाम आ जाए सर, इट इज या इट वॉज के बाद में कोई भी नाम आ जाए, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगेगा कि सर रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा हमें दैट,
देट भी लगा सकते हैं और सर हु भी लगा सकते हैं, देट भी लगा सकते हैं और हु भी लगा सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, इट इज राम, इट इज श्याम, इट इज मुकेश, इट इज रानी, इट इज रमेश, इट इज रमीता, नाम बोल रहा हूं ना। तो इट इज के बाद में या इट वॉज के बाद में नाम हो तो आगे जाकर देट या हु लगा दो, लेकिन नाम नहीं हो तो, लेकिन नाम नहीं हो तो सर, नाम नहीं हो तो फिर देट ही लगाना है, नाम नहीं हो तो देट ही लगाना है। अगर नाम नहीं हो, कोई दूसरा ही नाउन हो, कोई दूसरा ही नाउन हो तो देट लगा दो सर, कोई दूसरा ही नाउन हो तो देट लगा दो सर। कैसे? स्टार्ट करो यहां से कि सर इट इज मुकेश, इट इज मुकेश, तो आप देट भी लगा सकते हैं और आप हु भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही है। इट इज मुकेश, आप देट भी लगा सकते हैं और हु भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर इट इज मिल्क लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इट इज मिल्क, इट इज मिल्क लिखा हुआ है तो सर देट ही आएगा, बाकी और प्रोनाउन गलत होते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन गलत होते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं सर? गलत होते हैं। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का देट मैंने समझा दिया है बच्चा, देट मैंने समझा दिया है। क्लियर है? आगे बात समझ में? कोई प्रेपोजिशन नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं कुछ और एक्स्ट्रा। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं 5वां पॉइंट, अब एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं 5वां। सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। इफ सर, यदि, इफ देयर इज प्रेपोजिशन बिफोर एंटीसीडेंट। थोड़ा सा कंफ्यूजन था कल परसों बच्चों को कि सर आपने ये बताया कि बिफोर एंटीसीडेंट, बिफोर एंटीसीडेंट कहने का मतलब बिफोर एंटीसीडेंट नहीं करेंगे, बिफोर का मतलब तो के पहले होता है तो अपन इसकी जगह कर देते हैं एंटीसीडेंट, तो दैट वॉन्ट बी यूज्ड। अच्छा, ऐसा कुछ हमें बताया जा रहा है, तो इसको मैं एंटीसीडेंट को काट देता हूं एक बार, इसकी जगह मैं कर देता हूं रिलेटिव प्रोनाउन। अब समझ में आएगा, समझिएगा। इफ देयर इज प्रेपोजिशन बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन, कि सर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन हो तो मैंने क्या बताया था बताओ? रिक्त स्थान के पहले प्रेपोजिशन होता है तो क्या भरते हैं? कल पढ़ाया था, रिक्त स्थान के पहले अगर प्रेपोजिशन होता है तो क्या भरते हैं? रिक्त स्थान के पहले अगर प्रेपोजिशन होता है तो क्या भरा जाता है? रिक्त स्थान से पहले प्रेपोजिशन होता है तो क्या भरते हैं? कौन से दो रिलेटिव प्रोनाउन भरते हैं बताओ? कौन से दो रिलेटिव प्रोनाउन भरते हैं? कि सर आपने बताया था एक तो विच और एक बताया था आपने whom, एक तो बताया था विच और एक बताया था whom। अगर मानव की बात आ रही है तो whom लगा दो, और मानव के अलावा बात आ रही है तो विच लगा दो, आपने ये बताया था। ठीक है बच्चा, कि सर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन। देखो बच्चा गौर से देखना, गौर से देखना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है whom, इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले टू आया हुआ है, तो इसका मतलब सर ये वाक्य तो सही है। पढ़ेंगे अभी इस वाक्य को। यहां पर देखा सर देट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले टू लगाया हुआ है, इसका मतलब सर ये देट गलत है, इसका मतलब सर ये देट गलत है। कैसे हुआ? यहां से पढ़ाना शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन कि दिस इज द स्टूडेंट, यह वह स्टूडेंट है, टू whom जिसको आई हैव टॉट इंग्लिश, जिसको मैंने पढ़ाया। अरे भाई जानवर को पढ़ाया, किसी किताब को पढ़ाया, किसी निर्जीव वस्तु को पढ़ाया नहीं ना, किसी मानव को ही पढ़ाया है, इसलिए whom लगा है। अगला कि दिस इज द स्टूडेंट टू दैट, यहां पर दैट लगा दिया तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत। ये पहले भी अपन पढ़ चुके थे, रिपीट हुआ है। चलो बच्चा अगला पढ़ते हैं कि दिस इज द होटल, दिस इज द होटल, दिस इज द होटल, और फिर इस होटल के बाद में प्रेपोजिशन आ रहा है, इस होटल के बाद में प्रेपोजिशन आ रहा है, मतलब सर यहां जो रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, यहां जो रिक्त स्थान आ रहा है, इस रिक्त स्थान से पहले हमें इन नजर आ रहा है, सर प्रेपोजिशन नजर आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, रिक्त स्थान के पहले प्रेपोजिशन नजर आ रहा है। दो ही रिलेटिव प्रोनाउन लग सकते हैं सर, या तो लगेगा विच या लगेगा सर whom। तो बच्चा इसमें क्या लगेगा? होटल, कमरा, क्या लगेगा? कि सर विच लगेगा, क्या लगेगा? विच लगेगा। लेकिन अगर आपने देट लगा दिया तो कि सर गलत, देट लगा दिया तो गलत, देट लगा दिया तो गलत। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब हम बढ़ रहे हैं उसके बाद में अगला पॉइंट 6 नंबर का। 6 नंबर के पॉइंट में आगे नो नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन बट। क्या बात है, गजब पॉइंट है। नो प्लस नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? बट होता है। अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा पॉइंट है, समझने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है कि सर रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नो
और नो प्लस नाउन हो, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले से नो दिया हुआ हो। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि नियम खूब सारे हो गए, तो इनको तुम 2-3 बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा। 2-3 बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा। और ऐसे भी नहीं तो जब अपन एक्सरसाइज करेंगे ना, 250 क्वेश्चन है मेरे पास सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड, रिलेटिव प्रोनाउन, पूरा प्रोनाउन, इनसे रिलेटेड 250 क्वेश्चन है। कितने करोगे? सब जब पूरे कर लेंगे ना, तो पूरे करने के बाद में कंफ्यूजन तो तेल लेने चला जाएगा, है ना। क्योंकि एक ही नियम है, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। मैंने तो यही नोटिस किया है कि साला जो चीज समझ में नहीं आ रही है ना, प्रैक्टिस से सोल्व कर दो, प्रैक्टिस कर लो उसकी, बस उसकी एक्सरसाइज निकाल दो, अपने आप समझ में आएगा, झक मरा के समझ में आएगा, है ना। बोलते हैं ना कि इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। हाँ नींबू निचोदेंगे क्वेश्चन का नींबू निचोदेंगे हम चलो भाई देखो, समझने की कोशिश करना कि सर ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमें नो दिखाई दिया, इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमें नो दिखाई दिया, तो सर इस रिलेटिव प्रोनाउन की जगह बट लगा दो, इस रिलेटिव प्रोनाउन की जगह बट लगा दो, इस रिलेटिव प्रोनाउन की जगह क्या लगा दो? बट लगा दो। क्लियर है? दोबारा रिपीट करता हूं, सुनिएगा, दोबारा रिपीट करता हूं, सुनिएगा कि सर ये कोई सेंटेंस है और यहां या तो रिक्त स्थान मान लो या सर रिलेटिव प्रोनाउन मान लो। इस रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य में नो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? नो। तो इस रिलेटिव प्रोनाउन की जगह बट लगाओ। ये कंजंक्शन की बात हो गई बच्चा, कंजंक्शन की बात हो गई, यहां पे क्या हो गई? कंजंक्शन की बात होगी बिल्कुल पक्का निचोड़ देंगे सर, अरे निचोड़ देना यार, निचोड़ देना, ठीक है। तो सर यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखिएगा कि सर देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, रिक्त स्थान कैन बी सोल्व, और यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन की जगह आपने क्या लगाया कि सर बट लगा दिया। क्या लगा दिया? बट। बट का मीनिंग क्या होता है सर? कि बट हैज द मीनिंग हु नॉट, बट का मीनिंग क्या निकलता है? हु नॉट या फिर विच नॉट। बट का मीनिंग अलग से लिख लो, कॉपी में ऊपर की तरफ टोकाली, जानते हो ना, ऊपर लिख लो, ऊपर ही ऊपर लिख लो, ऊपर ही ऊपर लिख लो। क्या लिखना है कि सर अगर नो वाक्य में हो और आगे जाकर बट आए, नो वाक्य में हो और आगे जाकर बट निकले, तो उसका अर्थ क्या निकलता है? उसका अर्थ निकलता है हु नॉट या विच नॉट, हु नॉट या फिर विच नॉट, हु नॉट या फिर विच नॉट, हु नॉट या फिर विच नॉट। बेटा ऑफलाइन वाले तो कभी नहीं पढ़ा, पढ़ेगा भी नहीं, कोई ऑफलाइन वाला नहीं पढ़ाता है ना, कोई ऑफलाइन वाला नहीं पढ़ाता और शायद कोई ऑनलाइन वाला भी नहीं पढ़ाता है, ये टीम ऑफ आरएस सर ही पढ़ाती है ना। अभी मुकेश सर थोड़ी देर पहले बोल ही रहे थे ना कि बच्चा ये ऑनलाइन में भी कोई नहीं पढ़ाता है तो ऑफलाइन में भी कोई नहीं पढ़ाता है, तो बच्चा कोई नहीं पढ़ाता है, कोई दिक्कत लेना ही नहीं चाहता, सबको ये चाहिए, ठीक है, बस यही चाहिए। तभी तो अनअकैडमी पर देखो भंडार लगा हुआ है ना। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं मेरे ऊपर क्लेम आ जाएगा समझ जाओ आप। चलो बच्चा, तो सर यहां पे बात, और आप खुद नोटिस कर लो, कोई नोटिफिकेशन आ रखा है क्या? नहीं आ रखा ना। कोई यूट्यूब चैनल वाला पढ़ा रहा है क्या? नहीं पढ़ा रहा ना। यही क्यों पढ़ा रहा है? ये पागल है क्या ये यूट्यूब चैनल? यही क्यों पढ़ा रहा है? सिर्फ आपके लिए। अभी हमें कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा है। हाँ, कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा तो जरूर हमारा कोई प्रमोट हो जाए, हमें कुछ पैसा मिल जाए, लेकिन हम फिर भी क्यों पढ़ा रहे हैं? सिर्फ आपके लिए। जो वादा कर दिया ना आरएस टीम ने, वो करके निभाती है। एक तुम हो कि बस क्लास को शेयर नहीं कर, तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्लास की शेयरिंग, हमें चाहिए लाइकनेस, हमें चाहिए के में चाहिए 1K 2K सब्सक्राइबर्स, मतलब वो चाहिए कैंडिडेट्स देखने वाले, लाइव लर्नर्स चाहिए हमें यहाँ पे, और आपका प्यार चाहिए बच्चा, है ना। इसलिए क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि व्हाट इज योर प्यार, है ना, व्हाट इज योर प्यार। चलो बच्चा, स्टार्ट कर रहा हूं, आगे वाले पॉइंट पे बात करूंगा कि सर आपने ये जो बताया इसके अंदर इतना ही था कि अगर नो के साथ में आगे जाकर बट आता है, नो के साथ में आगे जाकर बट आता है तो वो सही है, अगर अपन रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं तो वो गलत है। चलो बच्चा, आगे बढ़ूंगा। बिफोर एंटीसीडेंट नाउन टेक द, यहां पर क्या लिखा हुआ है? एंटीसीडेंट समझते हो क्या? ये वाला, ये समझते हो क्या है कि सर ये एंटीसीडेंट है, इसके पहले द लगेगा, इसके पहले क्या लगेगा? द। कहां सर? देखो ये सर, ये रहा दैट, ये रहा नाउन और ये लगा दिया द। सर ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन,
रिलेटिव प्रोनाउन के पहले सर एंटीसीडेंट, इस एंटीसीडेंट से पहले द लगा दिया, इस एंटीसीडेंट से पहले द लगा दिया। चलिए बच्चा और देखते हैं और क्या लिखा हुआ है यहां पर। क्या लिख दिया, डोंट यूज प्रेपोजिशन इन द एंड ऑफ द सेंटेंस इफ हुम और विच टेक्स प्रेपोजिशन बिफोर इटसेल्फ। क्या लिखा है पता है, ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, समझाता हूं। ये ऐसे लिखा हुआ है, कैसे कैसे क्या लिखा हुआ है कि सर ये ऐसे लिखा हुआ है जैसे ये कोई सेंटेंस और हमने पढ़ा था सर ये प्रेपोजिशन PREPOSITION, किसके पहले प्रेपोजिशन, रिक्त स्थान के पहले प्रेपोजिशन। तो क्या क्या भरा जाता है कि सर एक तो बताया था आपने विच और एक आपने बताया था हुम, एक तो बताया था विच और एक आपने बताया था होम। की रिक्त स्थान से पहले प्रेपोजिशन हो तो विच और होम लगाते हैं, ठीक है सर यही बताया था। लेकिन 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 सर ये प्रेपोजिशन यहां भी दे रखा है और प्रेपोजिशन यहां भी आ गया और प्रेपोजिशन लास्ट में भी आ गया, तो सर वो लास्ट वाला गलत है, वो लास्ट वाला गलत है, वो लास्ट वाला क्या है, गलत है। कि सर या तो लास्ट में ही लिखो या फिर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ही लिखो, या तो लास्ट में ही लिखो या रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ही लिखो। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा कि सर कैसे। देख लो बच्चा, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट दे यार, बोर्ड का कभी कभी है ना स्वरूप चेंज हो जाता है। देखिएगा बच्चा कि सर ये इन विच लिखा हुआ है, ठीक है, अगर लास्ट में प्रेपोजिशन आया तो गलत है, नहीं आया तो सही है। तो सर ये लिख दिया यहां पे और ये लास्ट में और लिख दिया, तो सर ये गलत है, ये क्या है, गलत है, लास्ट वाला गलत है। शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए बच्चा और बढ़ते हैं और ये लास्ट एंड फाइनल बात पर अपन आ चुके हैं, लास्ट और फाइनल बात पे हम आ चुके हैं कि यूज दोज बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन इफ सेंटेंस हैज द फॉलोइंग वर्ड्स इंक्लूडिंग नॉट, एबली, मेनली, स्पेशली, चीफली, नेमली और पर्टिकुलरली। क्या पढ़ा रहा हूं, एडवांस लेवल पढ़ा रहा हूं। कहा था कि जब बच्चा मैंने कल पढ़ाया था तो कह दिया था कि मैंने 10th क्लास तक का तो पढ़ा दिया, अब मैं थोड़ा आगे पढ़ा रहा हूं। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस में अगर यह शब्द आ जाए, ये शब्द आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो शब्द आया है उसको आप दोज में कन्वर्ट करोगे। मतलब यूज दोज बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले दोज लगाया जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले दोज लगाया जाएगा अगर रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस में इंक्लूडिंग, नॉट, एबली, मेनली, स्पेशली, चीफली, नेमली और पर्टिकुलरली। ये जो ली और ली आ रहा है ना, ये एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है। क्लियर है, ये एडवर्ब है। सर उदाहरण से बताओ, ऐसे तो समझ में ही नहीं आता, तो उदाहरण से समझ जाते हैं। देखिएगा उदाहरण से समझाते हैं बच्चा आपको। यहां से स्टार्ट करते हैं, ये लेते हैं पेन। चलो देखो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ये वाला कि सर मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल, चलो ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल आ गया। सर अब लिखा हुआ दिख रहा है स्पेशली लिखा हुआ दिख गया, मैं सारे लिख दिया कोमा कोष्टक लगाकर, स्पेशली आ जाए, इंक्लूडिंग लिखा हुआ आ जाए, नॉट एबली लिखा हुआ आ जाए, या फिर मेनली लिखा हुआ आ जाए, स्पेशली लिखा हुआ आ जाए, चीफली लिखा हुआ आ जाए, नेमली लिखा हुआ आ जाए, पर्टिकुलरली लिखा हुआ आ जाए, तो सर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले दोज लगाया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले दोज लगाया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले दोज लगाया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले दोज लगाया जाता है। क्लियर है, आगे बात समझ में। ये लास्ट एंड फाइनल कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ना सर, रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कहां है रिलेटिव प्रोनाउन, ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, कि सर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड नहीं आता, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड नहीं आता, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड नहीं आता बच्चा, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या नहीं आता, एंड नहीं आता। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दोबारा से सारी चीजें एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा और जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। यहां से स्टार्ट करा था डेट से, स्क्रीनशॉट लेते रहना बच्चा, स्क्रीनशॉट लेते रहना। डेट वाला पहला नियम, डेट वाला पहला नियम कि क्या बताया गया था कि सर डेट के पहले जो रिलेटिव, डेट के पहले जो शब्द आता है, डेट के पहले मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो शब्द आए और वो शब्द अगर स्पेशल हो, वो शब्द अगर स्पेशल होता है तो डेट लगाया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो शब्द अगर शब्द स्पेशल हो तो हमें डेट लगाना होता है। क्या लगाना होता है, डेट लगाना होता है। पहला नियम।
दूसरा नियम बच्चा आपका ये था, दूसरा नियम आपका ये था कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में कोई ऐसा प्रेपोजिशन दे रखा हो, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में कोई ऐसा प्रेपोजिशन दे रखा हो जिसका संबंध पहले वाले नाउन से होता है, तो देट लगाया जाता है। तब देट लगाया जाता है, तब क्या लगाया जाता है? देट लगाया जाता है। तीसरा नियम कि सर देट वाले वाक्य में कोमा नहीं आता, देट के पहले कोमा नहीं आता। रिलेटिव प्रोनाउन में देट के पहले कोमा नहीं आता, रिलेटिव प्रोनाउन में देट के पहले कोमा नहीं आता, देट के पहले कोमा नहीं आता। और अगला पॉइंट कि सर अगला पॉइंट ये है कि देट के साथ में देट का यूज पजेसिव केस में नहीं होता, मतलब देट के बाद में नाउन नहीं आता, देट के बाद में नाउन नहीं आता, देट के बाद में नाउन नहीं आता, मतलब पजेसिव केस का यूज नहीं होता है, पजेसिव केस का यूज नहीं होता है। तीसरा मतलब अगला चौथा नियम यह था कि सर इट इज के बाद में या इट वॉज के बाद में नाम हो तो हमें देट लगाना पड़ता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, और हु भी लगा सकते हैं। और अगर सर नाम नहीं भी होना तो भी हमें देट ही लगाना पड़ता है, तो भी हमें क्या लगाना पड़ता है सर? देट ही लगाना पड़ता है। और आगे बढ़ रहा हूं, अगला पॉइंट ये है कि सर देट वाले वाक्य के पहले प्रेपोजिशन नहीं आता, देट वाले वाक्य के पहले प्रेपोजिशन नहीं आता, देट वाले वाक्य के पहले प्रेपोजिशन नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं कि सर रिलेटिव प्रोनाउन में अगर रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य के पहले नो प्लस नाउन है, मतलब नो दिया हुआ है सेंटेंस में, तो उस रिलेटिव प्रोनाउन की जगह हमें बट लगाना ज्यादा सही माना जाता है, बट लगाना ज्यादा सही माना जाता है, बट लगाना ज्यादा सही माना जाता है। लेकिन नो के बाद में नाउन आना चाहिए, ऐसे नहीं नोबडी, सम, नोबडी, नो वन, नथिंग, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। नो के साथ में नाउन, ये तीन शब्द छोड़ देना, नो वन, नबडी और नथिंग, नो वन, नबडी और नथिंग, इसके साथ में तो देट ही आता है, पहले बात कर चुके हैं। चलो बच्चा आगे है कि सर जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो शब्द दिया हुआ रहता है ना, जो वर्ड आता है, जो एंटीसीडेंट आता है, उसके पहले द लगाया जाता है, उसके पहले क्या लगाया जाता है? द। और सर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो शब्द आ रहा है ना, जो वर्ड आ रहा है, एंटीसीडेंट आ रहा है, इन दोनों के बीच में एंड नहीं आता, इन दोनों के बीच में क्या नहीं आता? एंड नहीं आता, इन दोनों के बीच में क्या नहीं आता बच्चा? एंड नहीं आता। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, ये भी तुम पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हो गया जहां तक मेरा कराना था कंप्लीट। चलिए बच्चा, इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट एंड फाइनल कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि सर कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन वो शब्द होता है जिन शब्दों में एवर, सो और सो एवर लगा हुआ रहता है, एवर, सो और सो एवर। जैसे आपने नाम सुना होगा हु सो एवर, तो ये हु सो एवर कौन है? कि सर ये है तो हुई, ये है तो हुई, लेकिन ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे वॉट एवर है ना, जैसे वॉट एवर, जैसे वेन एवर, जैसे क्या सर? वेन एवर। तो ये नाम है बच्चा। कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि सर एक से ज्यादा शब्द होना, तो हु सो एवर इसमें 3 शब्द हो गए, वॉट एवर इसमें 2 शब्द हो गए, वेन एवर इसमें 2 शब्द हो गए, इनको कंपाउंड बोल दिया जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, इनको कंपाउंड बोल दिया जाता है और कुछ नहीं। चलो बच्चा अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। बच्चा फटाफट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, और इस क्लास के अंदर अब फोड़ने वाले हैं अपन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिएगा और मुझे आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि सर हमारा आंसर इस क्वेश्चन के अंदर क्या होना चाहिए। व्हाट विल बी आवर आंसर इन दीज क्वेश्चंस। स्टार्ट कर रहे हैं बस और कुछ नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और फटाफट कौन से शब्द में एरर है वो ही बता दो बस, कौन से शब्द में एरर है इतना ही बताना है। फटाफट कौन से शब्द में एरर है बच्चा, इतना ही आपको बताना है। कौन से शब्द में एरर है, तुरंत स्पीड के साथ में, कौन से शब्द में एरर है, स्पीड के साथ में कर दे स्टार्ट।
तो ये लीजिए कर देते हैं स्टार्ट रेड पेन के साथ कि सर पहला क्वेश्चन है सी बोट एप्पल्स 4 कि सर ये 4 यहां पर है प्रेपोजिशन, ये 4 यहां पर है सर प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रेपोजिशन के बाद में सर ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो अदिति तो यहां पर सही है, लेकिन ये माई सेल्फ गलत हो गया, माई सेल्फ की जगह हमें लगाना होगा मी, माई सेल्फ की जगह हमें लगाना होगा मी। क्वेश्चन नंबर 2 कि सर लिखा हुआ है नो वन, लिखा हुआ है नो वन कैन बी मोर ऑनेस्ट देन हिमसेल्फ, नो वन कैन बी मोर ऑनेस्ट देन हिमसेल्फ कि सर यहां पर देन आया है और ये रही वर्ब, और ये रही सर वर्ब, वर्ब के बाद में, वर्ब के बाद में अगर देन हो, वर्ब के बाद में अगर टू बी हो, वर्ब के बाद में अगर एज हो, तो सर आगे जाकर आता है सब्जेक्टिव केस, आगे जाकर क्या आता है सब्जेक्टिव केस। अगर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट हो, वर्ब के बाद में अगर ऑब्जेक्ट हो तो सर फिर आता है ऑब्जेक्टिव केस, पढ़ाया था ना। तो सर हमने देखना शुरू करा कि ये रही वर्ब, तो मोर ऑब्जेक्ट होता है क्या, नहीं। ऑनेस्ट ऑब्जेक्ट होता है क्या, नहीं। तो सर देन आ गया सीधा, वर्ब के सीधा बाद में क्या आया देन, तो ये हिमसेल्फ गलत है, इसकी जगह हमारा आंसर क्या होगा सब्जेक्टिव केस, हमारा आंसर क्या होगा सब्जेक्टिव केस। क्वेश्चन नंबर 3 यू एंड राजेश, यू एंड राजेश की सर 2 जने हैं, 2 जने हैं तो वर्ब प्लूरल आ गई और टाइम खराब कर दिया, और आगे जाके आ रहा है सर देयर। इसका मतलब पहले पर्सन चेक कर लो कि सर ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है, सर 23 का क्रम है और 23 के क्रम में आगे जाकर आता है योवर, आगे जाकर क्या आता है योवर। पढ़ा होगा कि 21 और 31 का क्रम होता है तब लगाया जाता है आर, और सर 23 का क्रम होता है तब आगे जाकर लगाया जाता है योर। तो सर यहां पर ये जो देयर आया है ये देयर की गलती है, इस देयर की जगह हमें लगाना होगा योर, इस देयर की जगह हमें लगाना होगा योर। शाबाश बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सुगंधा एंड माई सेल्फ वेंट कि सर ये रही वर्ब, वर्ब से पहले आता है सर सब्जेक्टिव केस, वर्ब से पहले आता है सर सब्जेक्टिव केस। माई सेल्फ की जगह आपको लगाना होगा आई, माई सेल्फ की जगह आपको लगाना होगा आई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 माई फ्रेंड एंड माई सेल्फ वेंट कि सर ये रही वर्ब, वर्ब से पहले आता है सर सब्जेक्टिव केस, वर्ब से पहले आता है सर सब्जेक्टिव केस, लेकिन माई सेल्फ गलत है, माई सेल्फ की जगह हमें लगाना होगा आई, माई सेल्फ की जगह हमें क्या लगाना होगा आई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन विल गो टू पटना टुमारो। बच्चा 1 2 3 का यूज कब किया जाता है कि सर कोई भी बुरी बात होने पर, कोई नेगेटिव बात होने पर, कोई भी नेगेटिव बात होने पर, और इस पूरे सेंटेंस में कोई नेगेटिव बात नहीं है, पॉजिटिव का हमें नहीं पता, पॉजिटिव का हमें नहीं पता, लेकिन इस वाक्य में कोई बुरी बात नहीं है, ना कोई क्रिमिनल है, ना कुछ और है, ना कोई फलाना है, ना कोई ढीमका है। इसका मतलब सर ये क्रम गलत है, ये क्रम गलत है, तो बनेगा सर 2 3 1, 2 3 1 बनेगा। तो सबसे पहले लगाएंगे सर यू, यू के बाद में सर हमें लगाना पड़ेगा ही, यू के बाद में कोमा के बाद में ही लगाएंगे, फिर सर एंड लगाएंगे और एंड के बाद में आई लगाएंगे। यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ कि सर लेट एक वर्ब होती है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो सर हर तो सही है, ऑब्जेक्ट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहां पर एंड आ गया और एंड के बाद में भी वही चीज होती है जो एंड के पहले होती है, तो सर यहां पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, यहां पे क्या लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो ये गलत है, इसकी जगह मी आएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हो गया है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। चलिए सर, सी कैन डांस बेटर कि सर हमने देखा और आ गया देन, तो हमने देखा कि सर ये रही वर्ब, इस वर्ब के बाद में आगे जाकर हमें दिखाई दे रहा है देन, और इस वर्ब के बीच में ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है, अभी अभी बताया था कि अगर वर्ब के बाद में टू बी हो, वर्ब के बाद में एज हो, वर्ब के बाद में देन हो, टू बी एज और देन में से कुछ हो वर्ब के तुरंत बाद में आगे जाकर, तो सब्जेक्टिव केस। अगर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्टिव केस। तो सर यहां पर ऑब्जेक्ट
नहीं आया, नहीं आया तो सर ये ऑब्जेक्टिव केस गलत है, यहां पे आएगा सब्जेक्टिव केस। यहां पे कौन सा केस कि सर सब्जेक्टिव केस आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है। देखिएगा कि आई मतलब मैं, हेट मतलब नफरत करता हूं, हिम टॉकिंग, दोनों शब्दों के अर्थ बताओ। हिम टॉकिंग का और हिज टॉकिंग का अर्थ बताओ फटाफट। हिम टॉकिंग और हिज टॉकिंग कि सर हिम टॉकिंग का तो मतलब हो गया उसे बात करते हुए, उसे बात करते हुए, और हिज टॉकिंग का अर्थ हो गया उसका बात करना, उसका बात करना। बच्चा अर्थ करना सिखाया था ना, अर्थ करना सिखाया था, अर्थ कर लो कि आई हेट में नफरत करता हूं, उसे बात करते हुए टू मच, उसे बात करते हुए मैं ज्यादा बात करते हुए मैं नफरत करता हूं, या आई हेट उसका बात करना टू मच, मुझे उसका बात करना बहुत ज्यादा गंदा लगता है। तो सर यहां पर हिम टॉकिंग ना होकर हिज टॉकिंग होगा। क्या होगा? हिज टॉकिंग होगा। क्लियर है? क्या होगा सर? हिज टॉकिंग होगा। क्लियर है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। माई टीचर डजंट लाइक मी, मेरे जो टीचर है वो पसंद नहीं करते हैं मी गोइंग, मी गोइंग पसंद नहीं करते हैं, या फिर माई गोइंग पसंद नहीं करते हैं। मी गोइंग का मतलब हो गया मुझे जाते हुए, मी गोइंग का मतलब हो गया मुझे जाते हुए, माई गोइंग का मतलब हो गया मेरा जाना, मेरा जाना। अब अर्थ करके देख लो कि माई टीचर डज नॉट लाइक, मेरे अध्यापक पसंद नहीं करते हैं मुझे जाते हुए सिनेमा एवरीडे, या मेरा सिनेमा जाना एवरीडे, मेरा सिनेमा जाना, मेरा सिनेमा जाना, मेरा सिनेमा जाना। क्लियर है? मेरा सिनेमा जाना। ओके आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 कि ही डिडंट लाइक मी टू स्मोकिंग, ही डिडंट लाइक मी टू स्मोकिंग है या फिर माई स्मोकिंग होगा? ये मी स्मोकिंग होगा या फिर टू स्मोक, मी स्मोकिंग होगा कि माई स्मोकिंग होगा? कि सर मी स्मोकिंग का मतलब हो गया मुझे स्मोक करते हुए, मुझे स्मोक करते हुए, या मेरा स्मोकिंग, मेरा स्मोकिंग करना। कौन सा सही बैठेगा? अर्थ कर लो कि उसे डिड नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करता है मेरा स्मोकिंग करना इन द प्रेजेंस ऑफ आवर टीचर यस्टरडे, मतलब मैंने कल अध्यापक के सामने जो धूम्रपान किया था वो उसे पसंद नहीं आया, या मुझे स्मोक करते हुए। क्या होगा? कि सर ये होगा मेरा स्मोकिंग करना, माई स्मोकिंग होगा। क्या होगा बच्चा? माई स्मोकिंग। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। द मैन, वह आदमी, स्टैंडिंग जो खड़ा है, द मैन वह आदमी, स्टैंडिंग जो खड़ा है, बिसाइड द टीचर, टीचर के बगल में, जो टीचर के बगल में जो व्यक्ति खड़ा है, इज, ये पूरा सब्जेक्ट था। ये कंप्लीट क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। कि द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द टीचर, कि वह आदमी जो टीचर की बगल में खड़ा है, इज है, एक फ्रेंड, एक फ्रेंड है ऑफ मी, एक फ्रेंड है ऑफ मी। ऑफ मी ना आकर क्या आएगा? ऑफ माइन। क्या है? मेरा फ्रेंड है, ऑफ माइन। ठीक है, ऑफ माइन। माई कभी अकेला नहीं आता बच्चा, ऑफ के बाद में अगर आप माई करते हैं तो माई गलत हो जाएगा, ये होगा माइन। और वैसे लिखा हुआ क्या है ये? कि सर ये लिखा हुआ है ऑफ माई फ्रेंड, लिखा हुआ क्या है? ऑफ माई फ्रेंड। और सर फ्रेंड की रिपीटिशन को रोकने के लिए, फ्रेंड की रिपीटिशन को रोकने के लिए, फ्रेंड की रिपीटिशन को रोकने के लिए हमने क्या लगाया? ऑफ माई फ्रेंड की जगह क्या लगाया? ऑफ माइन लगाया, क्योंकि माइन क्या है? पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है बच्चा? पजेसिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कि यू एंड आई, यू सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, 21 और 31 का क्रम होता है तब क्या लगाया जाता है? कि सर 21 और 31 का क्रम होने पर, 21 और 31 का क्रम होने पर क्या लगाया जाता है? कि सर और लगाया जाता है।
21 और 31 का क्रम होने पर, याद करो 21 और 31 का क्रम होने पर आर और 23 का क्रम होने पर योर लगाया जाता है। ठीक है, तो सर हमने देखा यह है 21 लिखा हुआ कि यू एंड आई हैव परफॉर्म्ड माई, तो यहां पे ये माई की गलती है, ये यहां पे किसकी गलती होगी बच्चा, माई की गलती हो गई। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13। ओके शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ही यू एंड आई, ही यू एंड आई 2 3 1, he you and I will manage this problem together, this problem together, this problem together। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा कि सर यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात की जा रही है, और जब सॉल्व करने की बात की जा रही है, मैनेज दिस प्रॉब्लम, मैनेज का मतलब होता है सॉल्व करना, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और वो भी टुगेदर कर रहे हैं, इसका मतलब सर अच्छी बात है, इसका मतलब सर अच्छी बात है। और जब अच्छी बात होती है तो सर 2 3 1 का यूज किया जाता है, अच्छी बात होती है तो सर 2 3 1 का यूज किया जाता है। ये जो ऑप्शन है ये गलत लिख दिया मैंने, एक बच्चे ने सही बताया कि सर ये तो थर्ड पर्सन है, और ये यू कौन सा पर्सन है कि सर यू सेकंड पर्सन है, और ये फर्स्ट, ये तो 321 का क्रम है, 321 का तो वैसे ही गलत होता है सर, 321 का क्रम तो वैसे ही गलत होता है सर, ये तो थर्ड पर्सन है यार, और ये सेकंड पर्सन है, और ये फर्स्ट पर्सन है, 321 का क्रम तो वैसे ही गलत है, और यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात की जा रही है, अच्छे क्रम की बात की जा रही है, तो सर 2 3 1 बनाएंगे तो लिखा जाएगा यू ही एंड आई, यू ही एंड आई। शाबाश बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड, यू एंड आई, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा, वॉज इट हिम हु गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग। शाबाश। कि सर यहां आ रहा है क्वेश्चन मार्क, यहां क्या आ रहा है सर, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हु में गलती है। बच्चा ये क्या है कि सर ये पर्सन है, और ये क्या है कि सर ये वर्ब है, इसका मतलब हु तो सही है, हु में गलती नहीं है। फोकस करो यहां पर, यहां पे फोकस करो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। और बच्चा जब क्वेश्चन मार्क आता है तो रूल क्या होता है कि सर HSVO होता है, तो ये HSVO में लिखा हुआ है यार, इसको SHVO में कन्वर्ट करके देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सर कर लो। ये कर लिया, इट वॉज हिम, ये लो SHVO में कन्वर्ट कर लिया, तो ये सही होता है क्या, इट वॉज हिम। अरे इट वॉज, इट इसके बाद में सब्जेक्टिव केस आता है, अगर 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 ये शुरू में आता है तो, और बीच में आए तो फिर सर ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहां पे सर सब्जेक्टिव केस आएगा, इस हिम की जगह हमें ही लगाना पड़ेगा, इस हिम की जगह हमें ही लगाना पड़ेगा, इस हिम की जगह हमें ही लगाना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट में 80% लोग कंफ्यूज है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं ना लो की लकीर है, समझ में आ रही है बात। अगर इट इज या इट वॉज सब्जेक्टिव केस आगे लगाओगे तो ये शुरू में ही होगा, और अगर बीच में है ना तो फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कि एज सून एज, जैसे ही मतलब उसने, सो मतलब देखा। बच्चा ये सो होता है, सा नहीं होता। ही सो, जैसे ही उसने देखा, हिज मदर, अपनी मां को जैसे ही उसने देखा, कोमा लगा देता हूं, ही मतलब वह, रेन मतलब दौड़ा, रेन मतलब दौड़ा, भागा, टू हर उनके पास में, एंड इम्ब्रेस्ड और गले लगा लिया उनको, और गले लगा लिया उनको। तो यहां आगे जाकर हर आएगा, आगे जाकर क्या आएगा, हर। और ये तो फेमस सेंटेंस है, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ, फटाफट स्टार्ट करते हैं। द ऑडियंस, अब ये ऑडियंस नामक शब्द सर कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यहां पे आर आया है, इसका मतलब सर प्लूरल है, तो आगे जाकर प्रोनाउन भी प्लूरल ही आएगा, आगे जाकर प्रोनाउन भी क्या आएगा,
प्लूरल ही आएगा। आगे जाकर प्रोनाउन भी क्या आएगा बच्चा, प्लूरल ही आएगा। ठीक है, ओके, बिल्कुल। इट्स की जगह क्या आएगा कि सर देयर आएगा, इट्स की जगह क्या आएगा, देयर आएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कि द साइंटिस्ट मस्ट फॉलो, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिकों को फॉलो करना ही चाहिए। वैज्ञानिकों को नहीं है, वैज्ञानिक ही है, एक आदमी ही है, एक आदमी ही है। सुनते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 समझने की कोशिश करते हैं ना। ठीक है, कि साइंटिस्ट को फॉलो करना चाहिए हिज, हिज मतलब अपना, अपना फॉलो करना चाहिए क्या, हॉन्चेस, एक पॉइंट, एंड हिज डेटा, हिज हॉन्चेज एंड हिज डेटा, हिज हॉन्चेज एंड हिज डेटा। इतना ही बता दो मुझे एक बार, हिज हॉन्चेज एंड हिज डेटा दो है कि नहीं, दो वस्तुओं की बात कर रहा है कि नहीं, दो मैटर्स की बात कर रहा है कि नहीं, दो सॉल्यूशन की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, दो की कर रहा है। हाँ ठीक है सर, दो की कर रहा है। वेन एवर, जब कभी भी, इट में लीड, जब कभी भी इनको यूज करना हो, हॉन्चेज को और डेटा को, दो जने हो गए सर, तो यहां पे इट नहीं आएगा, यहां पर आएगा दे, क्योंकि दुनिया का जो प्लूरल होता है उस प्लूरल का बाप कौन है कि सर दे है, कौन है, दे है। तो यहां पर आएगा दे। एक बच्चा लगा रहा है यहां पर देयर, एक बच्चा देर लगा रहा है, मेरे भाई, मेरे भाई, ये देख मोटे मोटे अक्षरों में लिख रखा है मे, वर्ब है रे, वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, देर नहीं होता, देर के साथ में नाउन आना जरूरी है अगर है तो सर सब्जेक्ट दे आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा, दे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। द रूलिंग पार्टी, कोई रूलिंग पार्टी है रे भाई, कोई रूलिंग पार्टी है, कोई पॉलिटिशियन पार्टी है जी। पार्टीज नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब एक ही है, इसका मतलब क्या है, एक ही है कि कोई रूलिंग पार्टी है जो खड़ी है, स्टूड फॉर, जो खड़ी है इम्प्लीमेंटेशन, अपना इंप्लीमेंट करने के लिए कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, कोई पार्टी लॉन्च हो रही है, मतलब कोई पार्टी है जो स्टूड फॉर, खड़ी है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, अपने आप को, अपने आप का उद्घाटन करने के लिए, ऑफ द बिल, बिल, कोई बिल के अंदर, कोई बिल होता है ना, बिल, अध्यादेश वगैरह कुछ, एंड और वही पार्टी, एंड वॉज, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है, एंड वॉज रेडी, और तैयार भी थी, और तैयार भी थी टू स्टेक, गाड़ने के लिए, टू स्टेक, गाड़ने के लिए, अपना खूटा, खूटा गाड़ने के लिए तैयार थी, देयर, क्या आएगा, इट्स आएगा। इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, अपना राजनीतिक अस्तित्व का झंडा गाड़ने के लिए, खूटा गाड़ने के लिए वो खड़ी थी। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन। ही वॉज, वर्ब है, ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड, मच मोर सरप्राइज्ड देन, कि सर वर्ब के बाद में आ गया देन, क्या ये ऑब्जेक्ट है, मच ऑब्जेक्ट होता है, मोर ऑब्जेक्ट होता है, सरप्राइज ऑब्जेक्ट होता है। बच्चा ऑब्जेक्ट दो ही शब्द होते हैं, या तो नाउन या प्रेनाउन, या तो नाउन या फिर प्रेनाउन, नाउन आना जरूरी है या प्रेनाउन आना जरूरी है, तो ही ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनता है। तो सर ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है, ये तो क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब सर वर्ब के बाद में आया है देन, वर्ब के बाद में आया है देन, इसका मतलब आगे जाकर आएगा सब्जेक्टिव केस, आगे जाकर कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस, आगे जाकर कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की जुआरी देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 21 की जुआरी देते हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, कि साइंस का स्टूडेंट होते हुए, एक विज्ञान का विद्यार्थी होते हुए, यू मतलब तुम, आर मतलब हो, फार बेटर, तुम फार बेटर हो देन। बच्चा आर के जस्ट बाद में आ रहा है देन,
क्योंकि फार और बेटर तो ऑब्जेक्ट है नहीं, इसका मतलब हिम गलत है, हिम की जगह क्या आएगा, ही आएगा। उम्मीद करूंगा सभी प्यारे बच्चों से, जो भी लाइव है, बच्चा लव माय पेरेंट्स बोला है तुमने, कमेंट करके जरूर बताओगे आज की क्लास कैसी लगी। प्रोनाउन का एंड हो चुका है और आने वाले टाइम पर जब मैराथन लगाऊंगा तो इस पूरे प्रोनाउन की एक्सरसाइज तुम्हें करवा दूंगा। अब मैं मिलूंगा, मैं 4 बजे मिलूंगा, लेकिन उससे पहले आपकी 2:30 बजे क्लास मुकेश सर की प्रैक्टिस सेशन की होगी, उसको ज्वाइन जरूर से कीजिएगा। और उसके बाद में 4 बजे वॉकेब का धमाका मचाएंगे और जल्द मचाएंगे और जल्द ही करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।